हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को इस टाइप की फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड 2 जिसका नाम है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो वीडियो थी रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है। और इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड ये आप लोगों के सिलेबस में है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने मेथड 1 कंप्लीट किया, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। होपफुली आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, जो आपको मैंने होमवर्क में दिए होंगे उनको आप सभी ने सॉल्व किया होगा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो मेथड 2 पर है, जिसका नाम है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले वर्किंग रूल पर जाएं, इस मेथड की फॉर्म को समझें कि इस मेथड में हमारा वर्क क्या होगा। जैसे मेथड 1 में रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मीनिंग ये निकल कर आया कि हमें जो ऑर्डर है उसको रिड्यूस करके सॉल्व करना है, तो हमने सेकेंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया एंड देन उसका सोल्यूशन फाइंड किया। सेम ऐसे ही आज मेथड 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इन दिस मेथड वी चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अनदर वेरिएबल एंड देन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मीनिंग देयर बाय, जब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर एग्जाम्पल बेसिस पर अगर आप इसको समझें, ये मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू समथिंग साइन x मान लीजिए। तो आप इसमें क्लियरली देख पाते हैं कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो हमारा पर्पस क्या है इस मेथड में कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पहले उसको चेंज करें किसी अनदर वेरिएबल में। यानी सपोज x यहां जैसे आपको इंडिपेंडेंट दिख रहा है, इस x को चेंज करें हम z में, और जब वो z में चेंज हो जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दें, तो उससे एक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ z, और फिर उसके बाद z को कन्वर्ट कर दें x। तो जैसा सवाल मिला था उसका सोल्यूशन उसी टर्म में आया, बट बीच में जो सोल्यूशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस हमने अप्लाई किया बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपकी समझ में पहले ये फॉर्म आई होगी कि हमें इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है किसी अनदर वेरिएबल में एंड देन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वर्किंग रूल क्या कहती है इसको सॉल्व करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करते हुए और आप लिखते हुए चले, समझते हुए भी। स्टेप 1 में कहा कि d2y by dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y by dx स्क्वायर एज 1 इफ इट इज नॉट गिवन। और ये 1 बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू r, इसमें आप सभी देखें y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 होता है। तो पी क्यू आर को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हमारा पहला रूल होता है कि हम इसके कोफिशिएंट को d2y अपॉन dx स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएं, सो दैट ये 1 बन जाएगा। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से, जिससे कि पी क्यू आर की वैल्यू मिल सके। तो स्टेप 2 भी आपको क्लियर होगी, जब 1 बन जाए तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, पी क्यू आर फाइंड करें। पी क्यू आर फाइंड करने के बाद थर्ड स्टेप आती है कि अब हम एक अनदर वेरिएबल को चूज करने वाले हैं। तो हमने लिखा चूज z सच दैट dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q। ये एक रिलेशन है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस टॉपिक के लिए कि अब एक z वेरिएबल इस न्यूमेरिकल में इन होगा, और वो इस रिलेशन के थ्रू होगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू q। अब ये q क्या डिफाइन है, इसको मैंने रेड पेन से लिखा है, इसको समझिएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो रेड पेन से मैंने लिखा है कि ये जो q है वो ये q नहीं है कंप्लीटली, समझिए इसको। वेयर q is taken in such a way that it remains the whole squaric term
of a function and its negative sign is ignored. Meaning thereby कि ये जो कंपैरिजन से Q जो आपको मिला है, इस Q में से हमें वो Q पिक करना है इस स्टेप थर्ड के लिए जो कि होल स्क्वायरिक टर्म हो और उसमें नेगेटिव साइन ना हो. फॉर एग्जाम्पल Q आपके पास सवाल में दिया गया 4x3. तो अब इस 4x3 में आपने जो dz/dx का होल स्क्वायर लेना है वो लेना है 4 इज ए होल स्क्वायरिक टर्म एंड x3 में से x² इज ए होल स्क्वायरिक टर्म. तो 4x3 में से आपको लेना है सिर्फ 4x². ये स्टेप थर्ड कह रही है कि where q is taken in such a way that it remains the whole squaric term of a function and its negative sign is ignored. और समझना है और समझिए, अगर q आपके पास न्यूमेरिकल में कंपेयर करने के बाद आया 2 माइनस में और x⁵, तो यहां पर आपको क्लियर पता है माइनस इग्नोर करना है. 2 इज नॉट ए होल स्क्वायरिक टर्म, डेसिमल से मतलब नहीं है, क्योंकि अब साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके हाथ में तो आप कहते हैं कि √2 की भी तो वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू भी तो होती है, बट इन ए रियल नंबर होल स्क्वायरिक टर्म क्या क्या है? 4 है, 9 है, 16 है, 36 है, राइट. तो 2 इज नॉट ए होल स्क्वायरिक टर्म, नेगेटिव इग्नोर करना है. x⁵ में x4 इज ए होल स्क्वायरिक टर्म. तो dz/dx का होल स्क्वायर जो आप लेंगे वो लेंगे सिर्फ x⁴ इसमें से, राइट. तो ये मैंने एग्जाम्पल बेसिस पर आपको समझाया कि ये जो q है, ये q इस कंपैरिजन वाले q में से कैसी टर्म लेनी है. तो ध्यान रखना सभी, q ऐसी टर्म होनी चाहिए जो कि होल स्क्वायरिक हो और जिसमें नेगेटिव साइन ना हो. इसको लेने का भी पर्पस है कि हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी इसका स्क्वायर रूट करूंगा मैं. dz/dx का होल स्क्वायर है तो मैं वैल्यू निकालूंगा dz/dx की. तो जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर रूट करने पर कोई भी टर्म ऐसी ना आए जिसका आंसर फ्रैक्शनल में आए या अंडर में आए या इमेजनरी में आए. तो इन सब चीजों को हटाने के लिए सिंपल तरीके से आपसे कहा गया कि आप इस कंपैरिजन क्यू में से उस क्यू को लें इस थर्ड स्टेप में जो कि होल स्क्वायरिक टर्म हो, इजीली स्क्वायर रूट हो जाए और उसमें नेगेटिव साइन ना हो, यानी इमेजनरी नहीं चाहिए, आयोटा टर्म में आंसर नहीं चाहिए. तो स्टेप 3 आपको क्लियर हुई होगी. जब स्टेप 3 में आप dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ले लें, उसके बाद स्क्वायर रूट कर दें दोनों साइड. तो स्टेप 4 में लिखा है मैंने, फाइंड dz/dx बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन फॉर्म इन स्टेप 3. तो जैसे ही आप इसमें स्टेप 3 में स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको dz/dx की वैल्यू मिल जाएगी. फिफ्थ स्टेप में क्या करना है कि आप इस dz/dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो z की वैल्यू निकालें और एक बार डिफरेंशिएट करके d2z/dx² की वैल्यू निकालें. तो मीनिंग देयर बाय आपको इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टेप 4 से. उसके बाद क्योंकि जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया, दिस वन PQR, ये P है, ये Q है और ये R है, ये तीनों ही x के फंक्शन है. और जब टॉपिक का नाम है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपने PQR भी चेंज करने. तो ये जो 6 स्टेप है, ये 6 स्टेप अब जा रही है कि अब हम P1 Q1 R1 बनाएंगे बाय द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिससे कि वो x रिमूव हो जाएगा, जो x का फंक्शन है वो हट जाएगा. तो P1 Q1 R1 की क्या फॉर्मेशन है नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना है. स्टेप नंबर 6 में P1 निकालने का फॉर्मूला है d2z/dx² प्लस P dz/dx होल अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर. ये तीनों चीजें आप पीछे निकाल चुके हैं. d2z/dx² स्टेप 5 में निकल चुका है, P कंपैरिजन से निकल चुका है, dz/dx स्क्वायर रूट करके निकाला है और dz/dx का होल स्क्वायर स्टेप नंबर 3 है. इनकी वैल्यूज को आप इसमें डालें, P1 मिल जाएगा. एंड देन Q1 इक्वल्स टू Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर. तो यदि अगर Q में कोई पार्ट बचा भी होगा तो वो अब यहाँ Q1 के अंदर आ जाएगा. ठीक. R1 इक्वल्स टू R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर. मीनिंग देयर बाय आप इन तीन फॉर्मूले से
P1 Q1 R1 फाइंड करें। जब ये P1 Q1 R1 निकल जाए तब आप स्टेप 7 में आएंगे और इन तीनों की वैल्यूज को रिड्यूस्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। और रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या है वो सामने मैंने बॉक्स में बंद करके लिखी है। d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। और जब आप इसमें ये पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और यही वो पॉइंट मिला जो मैंने अंडरलाइन किया है। कांस्टेंट कोफिशिएंट जैसे ही आपको मिला आप तुरंत इसमें मेथड लगा देंगे CF एंड PI का, जो आपने पीछे पढ़ा है। तो यहां से अब ये सवाल आसान होता चला जाएगा क्योंकि CF PI अब आप लोगों को निकालना आ चुका है। बस ध्यान इतना रखना क्योंकि अब ये न्यूमेरिकल Z में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल Z में आ रहा है, तो इसका CF PI जो निकल कर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ Z आएगा। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ Z निकलने के बाद CF PI की वैल्यू को y इक्वल्स टू CF प्लस PI में पुट कर देंगे। ये y भी इन टर्म्स ऑफ Z होगा, लेकिन ये सोल्यूशन तो निकला, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल तो x में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में अगर आप देखें, स्टेप 5 ये z की वैल्यू, आप इस वैल्यू को उठाएंगे और इस स्टेप नंबर 8 में पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा है टू फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ z गिवन बाय स्टेप 5 इन स्टेप 8। तो आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। तो ये वर्किंग रूल है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ब्लैक बॉन्ड पेन से जो मैंने लिखा है ब्लैक पेन से, ये दोनों सवाल मैं यहाँ करके आपको दिखाऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट मेथड के हैं और जो रेड पेन से मैंने दिए हैं ये आपके होमवर्क के लिए दिए हैं 4 सवाल एज ए प्रैक्टिस बेसिस। तो टोटल 6 न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक से और अच्छे सवाल है, यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। आप इनको अपने हाथ से जरूर सॉल्व कर लें, 4 ये और 2 ये। भले ही 2 को इनको मैं सॉल्व कराऊंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ से जरूर सॉल्व कर लें। एक टॉपिक मेथड 2 का जो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम आया है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग भी, आप इसको तैयार ज़रूर करें। तो वर्किंग रूल को समझते हुए सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है वो क्या है, न्यूमेरिकल। बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy बाई dx प्लस 4x स्क्वायर y इक्वल्स टू x4। ठीक, मैं इसकी सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं पहले। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy अपॉन dx प्लस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू x टू द पावर 4। राइट, तो पहली स्टेप जिसमें कहा गया मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर एज 1। ऑलरेडी 1 बना हुआ है, आपने इसको इक्वेशन 1 दे दिया और स्टेप 2 पर आ गया। अगर 1 नहीं बना होता तो मैं डिवाइड करता और डिवाइड करने के बाद उसको 1 लिखता। ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल में ही मुझे 1 मिल रहा है तो मैंने इसको ही इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद स्टेप 2 कहती है कंपेयर इक्वेशन 1 with y double dash plus py dash plus qy equals to r. We get p equals to minus 1 upon x, q equals to 4x square and r equals to x to the power 4. तो दूसरी स्टेप में हमें कंपेयर करना था, p q r की वैल्यू को निकालना था। तीसरी स्टेप में हमें एक तीसरा वेरिएबल चूज करना है। नाउ choose z such that एक रिलेशन क्रिएट किया dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू q। अब ये q कैसा होना चाहिए, होल स्क्वायरिक। तो होल स्क्वायरिक 4 भी है और x स्क्वायर भी है, तो कंप्लीट टर्म आ गई 4x स्क्वायर और नेगेटिव साइन इसमें है नहीं, तो ये कंप्लीट q उठा लिया मैंने इसमें से क्योंकि q होल स्क्वायरिक टर्म है। उसके बाद स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट करने पर dz अपॉन dx की वैल्यू मिली जो कि आई 2x। इसको एक बार इंटीग्रेट किया, ऑन इंटीग्रेशन z मिलेगा
और z इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, तो आपको z मिला एक्स स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में जब हम z की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। उसके अलावा इसी स्टेप में था कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इस टर्म को तो मिलेगा d2z अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 2। तो ये स्टेप भी खत्म हो गई। तो dz अपॉन dx मिला, उसके बाद इंटीग्रेट करके z निकाल दिया और डिफरेंशिएट करके d2z ओवर dx स्क्वायर फाइंड कर दिया। उसके बाद हमें p1 q1 r1 निकालना है। नाउ फाइंड p1 q1 and r1 by the following formula। आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं, और जैसे एक स्टेप खत्म होती है दूसरी लगाएंगे, तो ऐसे करके लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैंने p1 का फॉर्मूला लिखा, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो d2z अपॉन dx स्क्वायर ये 2 है, प्लस p कितना है, कंपैरिजन में p मिला होगा माइनस का 1 अपॉन x, और dz अपॉन dx है 2x अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर है 4x स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। p1 मिला 0, q1 q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, q था 4x स्क्वायर, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर भी लिया है 4x स्क्वायर, यहां से आ गया इसका 1। r1 इक्वल्स टू r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, r कितना दिया गया राइट हैंड साइड न्यूमेरिकल में x टू द पावर 4, राइट, x टू द पावर 4, और ये है 4x स्क्वायर। तो यहां से पता लगा आपके पास टर्म आई 1 अपॉन 4x स्क्वायर। अब तुम्हें नोटेड क्या रखना है, यहाँ नोटेड है, नोटेड क्या है कि हम न्यूमेरिकल को कंप्लीट चेंज कर रहे हैं z में, और ये r1 आया है हमारा इन टर्म्स ऑफ x में, तो हमारा वर्क होगा कि इस r1 को कन्वर्ट करें z में। तो z में कहां से कन्वर्ट करें, जब हमें z की वैल्यू पता हो। तो आपको यहां से दिख रहा है कि x स्क्वायर बराबर z है, ये भी तो दिखता है कि x स्क्वायर की जगह z रख सकते हैं, तो यहां हमने x स्क्वायर की जगह z रखा, तो ये आया z बाय 4। ये तुम्हें ध्यान रखना है सभी कि r1 में ये देख लें कि इन टर्म्स ऑफ x ना रह जाए, उसको z में कन्वर्ट कीजिए। तो p1 q1 r1 आप निकाल चुके हैं। अगर मैं स्टेप्स की तरफ लेकर जाऊं आपको, सिर्फ जो मैंने वर्किंग स्टेप्स आपको लिखवाई हैं एक बार जस्ट रिकॉल करने के लिए, जिससे कि आप न्यूमेरिकल कर पाए। पहली स्टेप 1 बना हुआ था, दूसरी स्टेप पी क्यू आर फाइंड किया कंपेयर करके, तीसरी स्टेप जिसमें हमने इसमें से होल स्क्वायरिक टर्म को उठाया इग्नोर्ड बाय नेगेटिव साइन, देन स्क्वायर रूट किया, dz अपॉन dx निकाला, उसके बाद z भी फाइंड किया, d2z ओवर dx स्क्वायर भी फाइंड कर दिया इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करके, एंड देन p1 q1 r1 निकाल दिया। अब इस p1 q1 r1 की वैल्यू को रिड्यूस्ड इक्वेशन में पुट करना है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बैक टू सोल्यूशन लेकर जा रहा हूं। मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ p1 q1 and r1 in the reduced equation, और वो reduced equation है d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। इसमें आपने p1 q1 r1 की वैल्यू को जैसे ही रखा, तो p1 तो 0 है, q1 है 1, तो प्लस y इज इक्वल टू z बाई 4। तो आप ये देख रहे हैं क्लियर, लेफ्ट साइड में देखिए, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट है, दोनों में ही देख लीजिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है। तो आपने लिखा इक्वेशन 2 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और जैसे ही आपको मिलता है कांस्टेंट कोफिशिएंट तो आप इसको CFPI से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें किस टर्म में,
in y in terms of z। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप आंसर निकालते समय कोई मिस्टेक ना करें। ये ध्यान रहे आपको कि z की टर्म में आंसर निकालना है। तो फॉर CF सबसे पहले आपने d² + 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0 लेट किया। इसके बाद इसमें पुट किया d की जगह m और y की जगह 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m² + 1 इक्वल्स टू 0 सो दैट m इक्वल्स टू ±i। इमेजिनरी रूट है, अल्फा 0 है, तो CF हो गया C1 cos z प्लस C2 sin z। इसके बाद आपको PI फाइंड करना है। तो PI का पहले फॉर्मूला लिखिए। PI इक्वल्स टू 1/d² + 1 इंटू z/4। ये राइट हैंड साइड है और ये z होने का मतलब है केस नंबर 3, PI का केस 3। ये आपको अप्लाई करना है। तो PI का केस 3 कहता है कि भाई फंक्शन को 1+ या 1- बनाइए। तो यहाँ ऑलरेडी 1+ बना हुआ है, बस इसको आगे पीछे करके लिखना है मुझे। तो मैं इसको न्यूमरेटर में ले गया और मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक, z के ऊपर 1 पावर है तो केवल 1 पावर तक इसको एक्सपेंड किया बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो वो आया 1 - d²। उसके बाद देखा किससे 0 बन रहा है, तो d² से भी 0 बन रहा है और डॉटेड से भी 0 बनेगा। तो आपने लिखा नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ d। इससे आपके पास सिर्फ आया 1/4 और केवल 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो z आ जाएगा। तो कहने का मतलब PI आपको मिला z/4। CF और PI की वैल्यू सोल्यूशन में रखें। y इज इक्वल टू CF प्लस PI, y इज इक्वल टू C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस z/4। तो ये सोल्यूशन तो निकला लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। तो z बराबर क्या निकाला है आपने, x²। तो आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा, लास्ट लाइन, पुट z इक्वल्स टू x² इन the above solution, we get the complete solution. C1 cos x², C2 sin x² plus x²/4। ये है इसका आंसर। तो ये था पहला सवाल जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, किस तरीके से चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेथड लगेगा, ये आपको समझाया। अब एक नोटिंग आपको बता देता हूं मैं कि जब भी आप P1 Q1 R1 निकालेंगे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो P1 Q1 ये ऑलवेज कांस्टेंट टर्म आएंगी, कांस्टेंट टर्म ऑलवेज आएंगी, ये ध्यान रखें। तो एक कांस्टेंट टर्म आएंगी तो सीधा सीधा CF PI इसमें डायरेक्ट लगेगा। बस अंतर इतना है कि पहला आंसर z में आएगा, उसके बाद आप x में कन्वर्ट करें। दूसरा सवाल जो आपको मैंने वहां पर लिख कर दिया है ब्लैक पेन से, वो सवाल है d2y/dx² प्लस 3 sin x माइनस cot x dy/dx प्लस 2y sin² x इज इक्वल टू e⁻ cos x इंटू sin² x। फिर आपने देखा d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 है और 1 होने का मतलब है पहली स्टेप मुझे नहीं लगानी है, मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया। फिर लिखा मैंने कंपेयर इक्वेशन 1 विद y" प्लस py' प्लस qy इज इक्वल टू r। तो p मिला 3 sin x माइनस cot x, q मिला 2 sin² x और r मिला e⁻ cos x इंटू sin² x। थर्ड स्टेप आई, नाउ choose z such that dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q
और ये q इसमें से ऐसा होना चाहिए जो होल स्क्वायरिक टर्म। तो 2 इज नॉट द होल स्क्वायरिक टर्म, हमने लिया साइन स्क्वायर x, केवल ये एक होल स्क्वायरिक टर्म। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, dz अपॉन dx मिला आपको साइन x। एक बार इंटीग्रेट कर दें तो z मिलेगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इसको बॉक्स में बंद कर दें, ये हमें पुट करना होगा लास्ट में। एक बार डिफरेंशिएट करें तो d2z अपॉन dx स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस प्लस, ये हमने वैल्यू निकाल दी। उसके बाद फाइंड P1 Q1 R1 by the following formula। P1 का फॉर्मूला d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस P dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। वैल्यू रखें अगर हम तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर x प्लस p की वैल्यू है 3 साइन x माइनस कॉट x और dz अपॉन dx की वैल्यू है साइन x अपॉन dz अपॉन dx के होल स्क्वायर की वैल्यू है साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, एक d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है cos x, यहां लिखने में गलती है राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर आप, cos x प्लस 3 साइन स्क्वायर x माइनस कॉट को लिख सकते हो cos अपॉन साइन, तो आ गया cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, cos से cos कैंसिल हुआ, 3 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, P1 की वैल्यू आई 3। नेक्स्ट Q1, Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, से कैंसिल 2 आया, और R1 R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, R है e टू द पावर माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो फिर आप देख रहे हैं R1 की वैल्यू x में आई है और आपको चेंज करना है इसको z में, तो आप इसको ऊपर लेकर गए और देखा आपने कि z की वैल्यू आई है निकलकर माइनस cos x। इसका मतलब माइनस cos x की जगह आप रख सकते हो z, ठीक, क्योंकि z बराबर है माइनस का cos x। P1 Q1 R1 निकल गए, आपने इनकी वैल्यू को रिड्यूस्ड इक्वेशन में रखा, देयरफॉर द रिड्यूस्ड इक्वेशन इज d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 is 3 dy upon dx dz plus Q1 is 2y is equal to e to the power z r। ठीक, ये हमने इन वैल्यूज को रख दिया। उसके बाद CFPI, ये जो नंबर 2 है इसको लिख दीजिए, इक्वेशन 2 is LDE with constant coefficient in terms of y in z। For CF, d square plus 3d plus 2 of y is equal to 0 लेट किया और पुट कर दिया इसमें d की जगह m, y की जगह 1, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m स्क्वायर प्लस 3m
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप कैंसी से सॉल्व करेंगे तो रूट्स आएंगे निकल कर m इक्वल्स टू -1 एंड -2। तो CF हो जाएगा C1 e टू द पावर -z प्लस C2 e टू द पावर -2z। ये CF निकला। इसी तरीके से PI फाइंड करेंगे 1/d² प्लस 3d प्लस 2 ऑफ e टू द पावर z। केस 1 है ये PI का। a बराबर है 1, पुट किया आपने d की जगह 1, क्या मिला e टू द पावर z/6। ठीक, ये हो गया PI। देयरफॉर y इज इक्वल टू CF प्लस PI। C1 e to the power -z, C2 e to the power -2z प्लस e to the power z/6। अब आपको पुट करना है इसमें। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए पुट z इक्वल्स टू -cos x। ठीक, तो z की जगह -cos x रखना है। तो ये मिला आपको y इज इक्वल टू e टू द C1 e to the power cos x plus C2 e to the power 2 cos x plus e to the power minus cos x upon 6। ये इसका आंसर है। एक बार आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए आपके सामने बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपके होमवर्क न्यूमेरिकल है। तो ये 2 सवाल मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ये सवाल आपके पास है। तो इस पहले सवाल में पहले आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा y डबल डैश प्लस 1/1 प्लस x ऑफ y डैश प्लस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर 4 cos log 1 प्लस x, ये मिलेगा। तो Q आपको जो मिल रहा है, मैं सिर्फ Q लिख रहा हूं, मैं Q जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये आपको कंप्लीट लेना है थर्ड स्टेप में। अगर आप सेकंड न्यूमेरिकल की बात करें तो cos x से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा y डबल डैश प्लस 10x y डैश माइनस 2y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 4x। तो यहाँ Q जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 2 cos स्क्वायर x, और आपको लेना है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये लेना है। ऐसे ही तीसरे सवाल में x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, पूरी टर्म ले लेंगे, और इसमें ऑलरेडी 1 बने हुए हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x को लेना है, नेगेटिव इग्नोर करना। तो ये हिंट है कि कैसे आप वर्किंग प्रोसेस को अप्लाई करें। ये 4 सवाल हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। अच्छे न्यूमेरिकल हैं 4 ये, और 2 इनको भी अपने हाथ से सॉल्व कर लें। तो इस तरह से हमने आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड 2 बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हमने समझा है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेथड 3 के लिए होगी, जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। तो इस वीडियो के साथ मैं इस मेथड को क्लोज करता हूं। मैं आप न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।